नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके कुनबे के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के 36 घंटे बीत चुके हैं। मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया है। न्यूज चैनलों पर इस खबर को लेकर सन्नाटा है। हर चैनल पर जो डिबेट होती है, हल्ला बोल, दंगल, हुंकार, आर पार, फुफकार, पाठशाला, पूछता है भारत, ब्लैक एंड व्हाइट, देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसे तमाम तरह के शोज से मोहन यादव और उनके कुनबे की खबर गायब है। कहीं इस पर चर्चा नहीं हो रही है, कहीं सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुनबे ने उनके मुख्यमंत्री रहते और उनके शिक्षा मंत्री रहते 5 सालों में कैसे एकर्स में जमीनें खरीदी, प्लॉट्स खरीदे, उज्जैन के उन इलाकों में जहां से सरकार की तरफ से कई तरह की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, हाईवेज गुजरने थे, लैंड यूज चेंज करके कृषि भूमि को रिहायशी या व्यावसायिक भूमि में बदलना था। उज्जैन का मास्टर प्लान जिन इलाकों के लिए स्वीकृत हो चुका था, मास्टर प्लान 2035, उन्हीं इलाकों में मोहन यादव के कुनबे ने प्रॉपर्टी डीलर की तरह अंधाधुंध जमीनें खरीदी, खास करके जब वो शिक्षा मंत्री थे तब, और जमीन खरीदने की रफ्तार बढ़ गई जब वो मुख्यमंत्री बने तब। मुख्यमंत्री का भाई, भतीजा, बहू, बेटा, रिश्तेदार जितने हैं, बहन, सब पर आरोप है। और इंडियन एक्सप्रेस का जो खुलासा है, जिस पर कल हमने बात की थी और सोशल मीडिया में लगातार जिस पर चर्चा हो रही है, जिसमें कहा गया कि मोहन यादव के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2023 में मुख्यमंत्री बने उसके बाद 137 प्लॉट मोहन यादव के प्रॉपर्टी डीलर कुनबे ने खरीदी, जो 168 एकड़ है। कागज पर उसकी कीमत 45 करोड़ है और ये उन इलाकों में है जो, जैसा कि मैंने कहा, जहां से हाईवेज गुजरने हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत काम होना है। ऐसा लग रहा है जैसे इन सबको पता था कहां क्या योजना है, उसके हिसाब से जमीनें खरीदी गई, कृषि भूमि खरीदी गई, कृषि और उनका लैंड यूज चेंज करके वो कमर्शियल बिल्डिंगें वहां बनाई जाएंगी। जमीनों की कीमत का अंदाजा कई गुना होगी, आप लगा सकते हैं। इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा खुलासा अगर 2014 के पहले की स्थिति होती, मोदी राज ना होता, तो हर चैनल, क्योंकि मैं चैनल का एडिटर रहा हूं 20-25 साल, हर चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस की ये स्टोरी, जो कल इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी थी, हर चैनल पर ये खबर और इससे जुड़ी हुई जानकारियों के साथ हर चैनल पर डिबेट हो रहा होता। और इतना ही नहीं, चैनलों के एंकर्स या रिपोर्टर्स मोहन यादव को न सिर्फ घेर रहे होते मुख्यमंत्री को, बल्कि प्रधानमंत्री की तरफ भी सवाल दागे जा रहे होते। चैनलों के रिपोर्टर्स माइक लेकर सत्ताधारी नेता का पीछा करते, सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं का पीछा करते, कार के शीशे तोड़ने की नौबत आती माइक घुसेड़कर बाइट लेने के लिए। लेकिन क्या आपने देखा कि बीजेपी नेताओं से सवाल पूछते हुए, क्या आपने देखा कि मोहन यादव की कोई घेराबंदी हो रही है? क्या आपने देखा कि किसी चैनल पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक्सप्रेस ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, उस खुलासे के बाद उसको दबा दिया गया, जिसमें साफ साफ एक्सप्रेस ने कहा है कि जब से वो मंत्री बने 2021 में और उसके बाद मुख्यमंत्री बने 2023 में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई उन इलाकों में जहां हाईवेज बनने हैं, जो कल भी मैंने दिखाया था, जहां हाईवेज बनने हैं या जहां लैंड यूज चेंज होना है, विकास की परियोजना है, जहां के लिए रोड मैप बन चुका है। तो ये मीडिया और बीजेपी का, मीडिया और मोहन यादव की क्या साझेदारी है? एक बड़ा सवाल है, जो सवाल कोई मीडिया अगर नहीं पूछता है तो एक तो है विज्ञापन और एक है मोदी बीजेपी की सत्ता। विज्ञापनों ने चैनलों का मुंह बंद कर रखा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि एक्सप्रेस में इतनी बड़ी खबर जो 1.5 पन्ने में छपी, जिसका फॉलोअप आज भी एक्सप्रेस ने किया है, उसको फॉलो करे। जो पहले होता था, अखबार में खबर टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस में छपती थी और उसी दिन चैनल्स उस खबर को एजेंडा बनाते थे और उसी अखबार के हवाले से उस खबर को बढ़ाते थे। लेकिन सन्नाटा, तो इतना सन्नाटा क्यों भाई? विज्ञापनों ने मुंह बंद कर दिया, या आप में हिम्मत नहीं है कि आप बीजेपी शासित राज्य में अगर कोई बात, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई खबर आ गई तो आपने सन्नाटा बांध लिया? और कल्पना कीजिए कि यही स्थिति होती कि अगर गैर बीजेपी सरकार होती, किसी गैर बीजेपी सरकार के मुखिया, मंत्री या मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगते और इस तरह के खुलासे एक्सप्रेस जैसे अखबार ने किए होते तो क्या होता? ये जितने शो के नाम मैंने गिनाए, दंगल, हल्ला बोल, आर पार, फुफकार, जो भी हैं,
ब्लैक एंड व्हाइट पाठशाला लगातार इसी खबर पर टिके रहते कि किस तरह से घोटाला, बल्कि जजमेंट दे चुके होते, सब इस्तीफा मांग रहे होते मुख्यमंत्री का। लेकिन यहां मोहन यादव है और मोहन यादव को बचाने के लिए तरह तरह की दलीलें उल्टे करी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है पेड ट्वीट की भरमार है, पीआर कंपनियां एक्टिव हैं कि कैसे मोहन यादव को कवर फायर दिया जाए। और अखबार, जैसा कि मैंने कहा, चैनल तो सन्नाटा। अखबार मैंने देखने की कोशिश की कि क्या मध्य प्रदेश के अखबारों में खबर छपी है। बहुत पैसे खर्च करते हैं मोहन यादव, सरकार बहुत पैसे देती है विज्ञापन के तौर पर, सबका मुंह बंद है। 4 अखबार का मैंने प्रिंट आउट निकाला, वहां का जो मध्य प्रदेश के अखबार हैं, जिसमें प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर, वैसे दिल्ली में भी मैंने तलाशा, किसी पन्ने पर कोई खबर, सिंगल कॉलम भी नहीं है। जो आमतौर पर यह होता रहा है, अगले दिन उस एक्सक्लूसिव खबर को, खुलासे को अखबार फॉलोअप के तौर पर छापते हैं। यहां तो नहीं छपा। भास्कर में अंदर के पन्ने पर एक बयान छपा है सिर्फ। बीजेपी ने क्या कहा, हेमंत खंडेलवाल ने, और कांग्रेस ने क्या कहा, आरोपों के बयान छपे। कांग्रेस ने कहा है कि जहां जमीनें खरीदी वहीं पर ले आए सरकारी प्रोजेक्ट, और हेमंत खंडेलवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से है सीएम की संपत्ति जितनी चुनाव के वक्त थी उतनी ही अब भी, और ये कांग्रेस साजिश कर रही है। इस तरह के बयान के साथ भास्कर में एक डबल कॉलम की खबर छपी है। लेकिन मध्य प्रदेश के अखबार मैंने देखे, नई दुनिया, नव दुनिया, दैनिक जागरण, राज एक्सप्रेस, पहले पन्ने 4 प्रिंट आउट मेरे पास हैं। किसी अखबार के पहले पन्ने पे खबर नहीं है। अंदर कहीं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम होगा तो मुझे पता नहीं, जैसा कि भास्कर में अंदर कहीं छपी है। अब सोचिए जरा, इतनी बड़ी खबर जो सीधे सीधे सवालों के घेरे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके कुनबे ने अगर रियल एस्टेट के कारोबार में 10 साल या 20 साल या 15 साल या 25 साल से भी उनका कुनबा था, खुद भी थे, तो भी सवाल उठता है कि उनके मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीनों की खरीद की रफ्तार कई गुना बढ़ी। उससे ज्यादा हमें उन इलाकों में जमीनें खरीदी गई जहां हाईवेज का प्लान है या हाईवेज बन रहे हैं, और जहां लैंड यूज चेंज करके कमर्शियल बिल्डिंगें बननी है। मतलब कई गुना मुनाफे का खेल है। तो ये सवाल क्या पूछा नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए। मोहन यादव की सैकड़ों एकड़ जमीन, प्राइम टाइम पे तो सन्नाटा है ही। हमारे यहां एजेंसी के साथी भी बैठे हैं, 2-3 एजेंसीज के, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तीनों। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और आज तीनों एजेंसीज को मैं बाइट दूंगा इस पे, मैं देखता हूं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, एजेंसीज में सन्नाटा, इस्तीफा भाड़ में गया, इस्तीफा नहीं होने वाला इस्तीफा। अरे आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये जो रिपोर्ट छपी है, क्या बिना केंद्र सरकार के किसी बड़े आला मंत्री की अनुमति के बिना छपी होगी? फिर भी डर रहे हैं आप लोग? करिए तो डिबेट। आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है जो हुआ उज्जैन में। आपको पता है कि सिंहस्थ कुंभ आने वाला है 2 साल बाद। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले आप टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो आपकी जानकारी में है, फाइलें आपके टेबल से होकर गुजरती हैं। आप खुद नक्शों की हेरफेर करते हो, आप मास्टर प्लान में हस्तक्षेप कर सकते हो। आपके पास अंदर की सूचना, अंदर की जानकारी है, और आपकी कलम में वो ताकत है कि आप नक्शों में, अलाइनमेंट्स में, सड़कों में कौन सी सड़क कहां से कटनी है, उसमें आप उसको प्रभावित कर सकते हो। अब भारतीय जनता पार्टी से कल ये सवाल किए गए, मैं फिर से दोहराता हूं, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने जो आरोप लगे, अखबार पब्लिक डोमेन में, जमीन खरीदी या नहीं खरीदी? सामान्य बात है, इसका उत्तर देना चाहिए। दूसरा सवाल, क्या ये सच है कि इस जमीन में जो बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में स्थित है जहां बाद में सड़क, कॉरिडोर और विकास योजनाएं सरकार ने चिन्हित की और उसको एक तरह से परमिशन दी? तीसरा सवाल है, क्या सरकार उन सभी परियोजना की टाइमलाइन सार्वजनिक करेगी? चौथा सवाल है, यदि सब कुछ पारदर्शी है तो भाजपा स्वतंत्र न्यायिक जांच, जैसा हमने कल मांग की थी, करा सकती है क्या? सरकार करा सकती है, मोदी जी भेज सकते हैं, ईडी, सीबीआई, क्या क्या है? और पांचवा सवाल,
क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार के 2023 के बाद की सभी भूमि को श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं? क्या ईमानदार है तो? 4 सवाल है जो बहुत अहम है, जिसमें और इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। प्रवक्ताओं के तरफ से ये बयान और उससे बात नहीं होगी। एक वाजिब सवाल है कि मुख्यमंत्री बताएं कि पहले सड़क तय हुई या पहले जमीन खरीदी गई। यही तो बात है, यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर सरकार की परियोजना वहां हाईवेज की है और आपको पता है कि उन हाईवे उन जमीनों के पास से हाईवेज गुजरने हैं या वहां लैंड यूज चेंज करके कमर्शियल बिल्डिंग्स बननी है, शहरीकरण के लिए वहां कोई मास्टर प्लान है, वहीं आपने जमीनें खरीदी, तो ये सवाल उठता है। तो ये होना चाहिए कि क्या आपने पहले जमीन खरीद ली? अगर पहले से आपने जमीन खरीदी होगी 8 साल 7 साल पहले से, तब उस इलाके से अचानक प्लान बना, तो फिर भी कह सकते हैं भाई तो बाद में हुआ। लेकिन उसके बाद भी कई बार होता है कि उन इलाकों में सरकार की परियोजनाएं होती है जहां वो लाभार्थी हो सकते हैं। मोहन यादव कह सकते हैं कि भाई हम तो रियल एस्टेट के कारोबार में पहले से हैं, इसी तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन जमीन खरीदने की रफ्तार, बार बार सवाल यही उठता है। कांग्रेस ने एक और सवाल पूछा है कि मध्य प्रदेश जनता सिर्फ यह जानना चाहती है कि विकास योजनाएं पहले बनी फिर जमीन खरीदी गई या पहले जमीन खरीदी गई फिर विकास योजनाएं बनाई गई। ये भी हो सकता है। ये सवाल कांग्रेस ने पूछा है। जीतू पटवारी ने, एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने। एक सवाल और है कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हुए, तो क्या पहले से नियोजित व्यवसाय रणनीति का हिस्सा था कि पहले से था कि यह होगा? और जैसे उनके कुनबे के किसी ने भतीजे का किसी का बयान आया कि भाई हम अगर रियल एस्टेट बिजनेस में है तो हमारा क्या कसूर है अगर हमारे रिश्तेदार या हमारे परिवार के कोई एक्सटेंडेड फैमिली के मुख्यमंत्री? सवाल वो नहीं। और मोहन यादव के बारे में उज्जैन के लोग, इंदौर के आसपास के लोग जानते हैं कि उनका रियल एस्टेट का कारोबार था, और कारोबार बढ़ने में आप जिस पद पर होते हैं, सत्ता से आपकी निकटता होती है, उसका फायदा होता है। वो पहले भी 2004 से लेकर 2010 तक उज्जैन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन रहे, 11 से 13 तक मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुखिया रहे, तो जाहिर है और 3 बार के विधायक है। जाहिर है 2004 से लेकर लगातार उस इलाके में उनका दबदबा है, तो इसका फायदा तो अगर रियल एस्टेट के धंधे में तो होगा। तो ये कह के नहीं बच सकते कि हमारा तो रियल एस्टेट का पहले से कारोबार है। बहुत सारे लोग उनके बचाव में क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश के जो रिचेस्ट टॉप 5, टॉप 10, टॉप 5 में शायद जो रिटर्न भरने वाले नेता हैं उसमें मोहन यादव हैं, और 3 साल का उनका रिटर्न या 3 चुनाव का रिटर्न पब्लिक किया जा रहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल इन 5 सालों का है, सवाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, सवाल आप सत्ता में हैं और आपके कुनबे का अगर विस्तार हुआ, आपके कुनबे ने जो रियल एस्टेट के धंधे में है उन्होंने दनादन जमीनें खरीदी, जिसका ग्राफ है कि 2021 में आपके पास जमीनें कितनी थी, 22 में कितनी थी, 23 में कितनी थी, और 24 में अगर 2 गुनी 3 गुनी जमीनें खरीदी ली गई जब आप मुख्यमंत्री थे। तो सवाल यह है, लेकिन जवाब कौन देगा और जवाब मांगेगा कौन? जवाब विपक्ष मांग रहा है, जैसा कि मैंने कहा वो नक्कार खाने में तूती की आवाज है। जवाब मीडिया को मांगना चाहिए, जो हम सब लोग मांगते रहे 2014 के पहले चैनलों पर। मीडिया की तरफ सन्नाटा है क्योंकि मोहन यादव है। सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन मीडिया चैनलों को मिलता है, अखबारों को मिलता है, फुल पेज विज्ञापन। पीआर तंत्र और जो मशीनरी है सरकार की वो एक्टिव होगी कि इसको किसी तरह से दबाया जाए। एक तंत्र ऐसा सक्रिय हुआ, पीआर एजेंसी या जो भी उनके लोग होंगे वो इसको इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि चूंकि ये ओबीसी है, चूंकि ये यादव है, इसलिए मोहन यादव को घेरा जा रहा है, इसलिए मोहन यादव के कुनबे ने अगर रियल एस्टेट में जमीनें खरीद ली तो घेरा जा रहा है। इसमें गलत क्या? भाई ये यादव हैं, मोहन यादव, इसलिए उन्होंने उनके 3 साल या 2 साल के कार्यकाल में अगर कई एकड़ जमीनें उनके कुनबे ने खरीद ली उन इलाकों में जहां सरकारी परियोजनाओं का प्लान है, मास्टर प्लान है, तो इसलिए उनको बख्श दिया जाए। कौन सी बात है? लेकिन इस तरह का भी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इसमें जाति खोज ली गई, इसमें ओबीसी खोज लिया गया। भाई मोहन यादव को ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी मुख्यमंत्री हैं इसलिए उन्होंने अगर जितनी जमीनें उनके कुनबे के लोगों ने खरीद ली बस उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। कौन सी बात? तो ये तर्क भी गढ़ी जा रही है, लेकिन कहीं इस खबर पर कोई बात चैनलों में नहीं हो रही है। एक्सप्रेस ने बहुत हौसला दिखाया, न सिर्फ कल खबर छापी बल्कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल में जो लिखा है उसके कुछ हिस्से में पढ़कर आपको सुनाते हूं। जॉय मजूमदार की रिपोर्ट थी जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि जांच में खुलासा हुआ है कि 2023 में आज का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, 2023 में शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 136 भूखंड खरीदे हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 168 एकड़ तक है। ये भूखंड उन इलाकों में खरीदे
दे गए जिन्हें सरकार के बुनियादी ढांचा विस्तार अभियान से लाभ मिला है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा हिस्सा उज्जैन और इसके आसपास घोषित की गई नई सड़क परियोजनाओं के आसपास स्थित है। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के अनुसार कृषि भूमि को आवासीय भूमि में बदलने के लिए जिन जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उनमें लगभग हर जोन में यादव परिवार की जमीन मौजूद है। क्या यह संयोग है या प्रयोग है कि जहां जहां मास्टर प्लान में जमीन एक्वायर होनी है या जहां जहां सरकार की परियोजनाएं हैं वहां वहां आपकी जमीन है और आपने जमीनें खरीदी इन 3-4-5 सालों में? मास्टर प्लान की प्लानिंग जरूर इनके मुख्यमंत्री बनने से पहले हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री जब थे शिवराज की सरकार में तब भी जमीनें उसी रफ्तार से खरीदी जाती रही। रफ्तार थोड़ी बढ़ गई मुख्यमंत्री बनने के बाद। एक्सप्रेस ने लिखा है कि बेहद चिंताजनक पैटर्न है जो भाई भतीजावाद यानी क्रोनिक कैपिटलिज्म की बू देता है। एक्सप्रेस ने लिखा है आज के एडिटोरियल में, उज्जैन में या किसी शहर में निर्माण कार्य के लिए आवश्यक परमिट, लाइसेंस और मंजूरियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त करनी होती है। जब मुख्यमंत्री से जुड़े व्यक्ति या कंपनियां रियल एस्टेट में लेन देन में शामिल होती हैं तो इन मंजूरियों को हासिल करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। जब सीमाएं लांघी जाती हैं तब निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार किया जाता है और नियमों के पालन को तवज्जो नहीं दी जाती है, तब राजनीति बाजार की अर्थव्यवस्था को विकृत कर देती है। उसी में एक्सप्रेस ने लिखा है कि मोहन यादव और उनके परिवार, सत्ता में बैठे राजनेता और बिल्डर नेटवर्क के बीच की रेखाओं का धुंधला पड़ना तथा निगरानी और संतुलन की व्यवस्थाओं का कमजोर होना उज्जैन के शहरी शासन पर एक लंबी होती छाया है। भू अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए और राज्य की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगानी चाहिए। भाजपा के सुशासन के मंत्र का यदि कोई अर्थ है तो सत्ता में बैठे लोगों पर और मजबूत नियंत्रण और जवाबदेही के तंत्र होनी चाहिए। पार्टी नेतृत्व को मुख्यमंत्री से उनके परिवार के लगातार बढ़ते लैंड बैंक के बारे में जवाब मांगना चाहिए। इसे सामान्य कारोबार बताकर टाला नहीं जा सकता। सही बात है भाई, पार्टी लीडरशिप मांगे, जवाब मांगे कि आपके परिवार की, कुनबे की, भाई की, भतीजे की, बहू की, नेफ्यू की, कजन की, किसकी भी, इन सब का अगर रियल एस्टेट का कारोबार पहले से है तो भी 5 साल में उन्हीं इलाकों में जहां सरकार की परियोजनाएं हैं, हाईवेज हैं या लैंड यूज चेंज करके कृषि को कमर्शियल एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में तब्दील करना है, शहरीकरण पे सरकार की तरफ से बड़ी योजना है, उन्हीं इलाकों में जमीनें कैसे खरीदी गई? और सही इसलिए कांग्रेस की तरफ से पूछा गया कि योजना पहले पास हुई या जमीन पहले खरीदी गई, और इसके बीच में घालमेल क्या है, और इसको क्यों नहीं प्रोजेक्ट में अनुमानित आर्थिक लाभ सरकार सार्वजनिक करेगी? ये भी कहा कांग्रेस ने। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्रों में परिवार की भूमि है वहां से जुड़े सरकारी निर्णयों से मुख्यमंत्री खुद को अलग करने, रिक्यूज करना होता है कि भाई इन इलाके में, उज्जैन के इन इलाकों में हमारे परिवार की, भाई भतीजे, कुनबे की जिसकी भी जमीन है, जमीन खरीद ली है, तो यहां से परियोजना अगर कोई आ रही है तो आप देख लीजिए, मैं इससे अलग होता हूं। ऐसा सवाल पूछा गया है। रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू, अन्य रिश्तेदार समेत 4 रियल एस्टेट कंपनियों का जिक्र है, तो क्या सरकार सभी कंपनियों के विवरण साझा करेगी? कांग्रेस ने सब सवाल पूछा है। कांग्रेस नेताओं के, और मैं देख रहा हूं बयान, जैसे एक बयान और है कि उज्जैन इंदौर रोड को जब 4 लेन करने की बात हुई तो किन लोगों ने जमीनें खरीदी, कौन सी कंपनी थी जिसने पहले जमीन फाइनल की, इन सौदों में कौन कौन सी कंपनियां थी, क्या उन कंपनियों और सत्ता से जुड़े लोगों के बीच कोई रिश्ता है? इंदौर जैसे आर्थिक केंद्र को अब तक मास्टर प्लान नहीं मिल पाया, क्या इसके पीछे जमीनों की खरीदों की हेराफेरी का कोई खेल है? इस तरह से कई सवाल पूछे गए। लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर खरीदी गई जो परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्र में है। क्या यह महज संयोग है? ये कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए। अब अयोध्या की बात लगातार चल रही है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, शायद 3 हफ्ते होने जा रहे अब तो। जिस तरह से अयोध्या में चोरी हुई है, चंदा की, चढ़ावा की, पादुका की, सोने चांदी के जेवरातों की, चांदी की ईंटों की, तोहफों की, दान में मिली राशि की, रकम की, उस चोरी से पर्दा उठ चुका है। चोर कौन हो सकते हैं, संभावित चोर और चोर के मुखिया, इसको लेकर भी बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जा चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट सौंपी गई, उस पर क्या आगे एक्शन होगा, एफआईआर अभी तक हुई नहीं है। तो एक तो राम की नगरी में वो हुआ, पूरी दुनिया देख रही है, आस्था
पर डकैती हुई, जो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं, उन भावनाओं पर कुठाराघात हुआ जब उनकी तरफ से जो चढ़ावा दान में दी गई रकम या जेवरात जो भी थे उसको लूटा गया, डकैती की गई। अब यह महाकाल की नगरी है उज्जैन। उज्जैन में शहरीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर, राम के नगरी से उज्जैन की नगरी तक की खबर आ रही है। लेकिन यह खबर चूंकि मुख्यमंत्री से जुड़ी है, मुख्यमंत्री के कुनबे से जुड़ी है, बीजेपी सरकार से जुड़ी है, जो सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन चैनलों को, मीडिया को देती है सरकार, इसलिए यह खबर कहीं उस तरह से दिखी नहीं, उस तरह से क्या किसी भी तरह से नहीं दिखी। डिबेट और सवाल तो बाद की बात है। तो हम उम्मीद करेंगे कि कभी वो दिन आए अगले 2 दिन में कि सरकार जवाब दे, सामने आकर मुख्यमंत्री खुद जवाब दे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि क्या बीजेपी नेतृत्व इस तरह की चीजों को दबाकर, आंख मूंदकर बैठा रहेगा? अगर राम मंदिर में चोरी की खबरें आई, सबूत के तौर पर नाम सामने है, रिकवरी 2 करोड़ से ज्यादा की हुई, कैश की और काइंड की सारी जानकारी आ रही है, लोग दावेदार बता रहे हैं कि उन्होंने 200 चांदी की ईंटें दी, कोई शिला दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने जेवरात दी, वो सब गायब हैं। रोज खबर आ रही है। जिसने दान में दिया उसका बयान आ रहा है कि हमें कोई रसीद नहीं दी गई। उसके बाद वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन क्या आपने मोहन भागवत का या प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का कोई बयान, अफसोस देखा कि ये चोरी हो रही है, हमें बहुत अफसोस है, हम किसी भी सूरत में चोरों को सलाखों के पीछे सब सन्नाटा मारे बैठे। जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर को दुनिया और देश के सामने मंदिर को खोलकर आपको उसका फायदा लेना था, तब तो आप दंडवत करते दिख रहे थे। रैलियों, सभाओं में लगातार आप श्रेय और क्रेडिट लेते हैं। लेकिन उसी राम मंदिर में जब चोरी हो रही है, डकैती हो रही है दरअसल, तो आप सन्नाटे में हैं। बहरहाल देखते हैं अगले 48 घंटे में कि क्या मोहन यादव से कोई पूछताछ पार्टी नेतृत्व की तरफ से होती है। क्या मोहन यादव ऑन रिकॉर्ड कुछ कहते हैं? इंडियन एक्सप्रेस की अगर इस खबर में इतने खुलासे हैं, उन खुलासों पर सरकार का पक्ष आता है। सवाल मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव का नहीं है कि हमारी जमीन कम बढ़ी या नहीं बढ़ी, या हम डायरेक्टर थे, हमने इस्तीफा दे दिया। सवाल पूरे कुनबे का है। ये एक पैटर्न होता है जिसमें उनका पूरा परिवार है और सबका सब रियल एस्टेट का कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर है। तो प्रॉपर्टी डीलर के कुनबे के मुखिया मोहन यादव सवालों के घेरे में है और उन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ, एक्सप्रेस ने अगर गलत खबर छापी, ये लीड खबर अगर एक्सप्रेस की गलत है, जिसमें एक्सप्रेस कह रहा है हिज गवर्नमेंट मैप्ड उज्जैन से इंफ्रा पुश, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव फैमिली बॉट लैंड इन प्राइम एरियाज, तो आप खंडन कर दीजिए, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ सारी चीजें, दूध का दूध पानी का पानी करिए, समझ में आएगा, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो तब ना। फिलहाल नमस्कार।